ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद जून 23 पेपर 11। पेपर 11 का मतलब क्या है? पेपर 1 वेरिएंट 1। सही है, तो ये वेरिएंट 1 है। वही बात है, मार्किंग स्कीम खुली रखना अपने पास। अगर मैं कोई गलत कर दूं तो मुझे बता देना। वैसे होता तो नहीं है, फिर भी इन केस रख लो, बेहतर रहेगा। आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि उसको सही पढ़ा है। सही है। ग्रेड थ्रेशोल्ड मैं एंड में बता दूंगा जब पेपर पूरा हो जाएगा। अच्छा भाई, चलो। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू होता है पहला वाला हमेशा। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। 4 एफओपी जिसने मुझे दिए हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर समझ आ जानी चाहिए। हमने लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फैक्टर ऑफ फर्दर फर्दर प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा वाहिद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बनता है। सही है। मतलब इट इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मैं किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ? मैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा होता है हमारे पास? हमारे पास कैपिटल होता है, बिकॉज कैपिटल इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज मेड बाय अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट कैपिटल इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, इट इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिखाई थी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड में ना फर्क होता है। हम ये कहते हैं कि ऑल द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर कैपिटल। जरूरी नहीं है ऐसा। सही है। ह्यूमन मेड बहुत चीजें होती हैं। कैपिटल की कंडीशन ये है, कैपिटल की कंडीशन ये होती है कि कैपिटल दूसरी चीजें बनाता है। ये कंडीशन है इसकी। सही। तो इट अराइजेस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तभी हम कहते हैं कि यार मशीन इज एन एग्जाम्पल, इक्विपमेंट इज एन एग्जाम्पल, टूल इज एन एग्जाम्पल। तो कैपिटल यहाँ पर आंसर होगा हमारा। ना एंटरप्राइज है, ना लेबर है, ना लैंड है। क्लियर है? एमसीक्यू नंबर 1 मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये गलत आपसे नहीं होना चाहिए। ये जैसे फर्दर प्रोडक्ट, हाँ, सही है। तो व्हाट इज द प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन? इट इज कैपिटल। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में ये कह रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। सही है। A hospital management board decides to reallocate $8 lakh from its 1.2 million new buildings budget to spend on cancer care। अच्छा, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू बिल्डिंग्स का, और मेरे पास एक ऑप्शन है कैंसर केयर का। सही है। आई हैव फंड्स ऑफ $1.2 million जो कि मैंने बिल्डिंग्स में एलोकेट किए हुए हैं। अभी उसको रीएलोकेट कर रहा है। रीएलोकेट करने का मतलब है कि ये $8 लाख जो है वो न्यू बिल्डिंग से हटा रहा है। तो इसका मतलब न्यू बिल्डिंग कम हो रही है और कैंसर केयर बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन? जो $8 लाख से तुम नई बिल्डिंग बना सकते थे, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Opportunity cost is the loss of new buildings which you could have built by using this $8 lakh जो आपने कैंसर केयर में डाल दिया। तो द आंसर वुड बी डी। ठीक है। तो ये ए बी सी बिल्कुल आंसर नहीं होंगे, फालतू ऑप्शन। क्लियर है? तो एमसीक्यू 1 और 2 मेरे ख्याल में बड़े सिंपल हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3। द डायग्राम शोज द चेंज इन अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम XX टू YY। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रिविजन में भी बताया था, P2 के दौरान भी बताया था। जब भी मैक्सिमम आउटपुट चेंज हो जाते हैं ना, आप देखो कि फूड जो है ना वो बढ़ रहा है और ड्रिंक जो है वो कम हो रहा है। मतलब बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि आपके मैक्सिमम आउटपुट्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं। जैसे आप देखो, फूड का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो बढ़ रहा है। सही है। मैक्सिमम आउटपुट उसका बढ़ रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। सही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। और आप नोटिस करो, ड्रिंक का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ड्रिंक का पोटेंशियल कम हो रहा है। और फिर मैंने आपको एक और चीज यहाँ पर समझाई थी कि पोटेंशियल चेंज सिर्फ उसी केस में होता है, या पीपीसी शिफ्ट या टिल्ट सिर्फ उसी केस में होता है, whenever there is a change in the quantity or the quality of the factors of production। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर आपको ये हिंट मिल जाए कि यार क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है। What could explain this change? Consumers choose to consume more food and less drink. Now, this is a movement along the PPC.
ये जो इसने बोला है ना, ये पीपीसी की मूवमेंट्स हम बता सकते थे, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो दिस कैन नॉट बी एन आंसर। गवर्नमेंट टैक्स फूड प्रोडक्शन एंड सब्सिडाइज ड्रिंक प्रोडक्शन, देयर विल बी नो चेंज इन पोटेंशियल, ये जो ये कह रहा है, क्योंकि ये अगेन इसमें एक्चुअल में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डिमांड साइड पॉलिसीज है ना, उससे एक्चुअल में चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज नहीं आता। प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो द प्रोडक्टिविटी रोज इन फूड प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन का पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा, बट द प्रोडक्टिविटी फेल इन ड्रिंक प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो आपका पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तो दिस इज द राइट आंसर। और पार्ट डी में ये कह रहा है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, पर वो हमारा कंसर्न नहीं है ना, भले उसने स्ट्रेट लाइन पीवीसी बनाया हुआ है, हमें तो पोटेंशियल का चेंज दिखाना है ना। तो पोटेंशियल में इंक्रीजिंग और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लेना देना नहीं होता। There were more imports of food and more exports of drink. Again, this is an irrelevant option. सही है, तो 3 का आंसर will be C। क्लियर है चीज का मसला? ठीक है। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 में ये कह रहा है a factory manufactures chairs, the manufacturing process is divided into the number of tasks, what is the likely disadvantage, बोल्ड किया हुआ है इसमें देखो, what is the likely disadvantage of this division of labor। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि जब आप 1 घंटा होता है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या आता है जब आप हर लेबर को स्पेसिफिक टास्क में जो है ना वो स्पेशलाइज कर देते हो और उसी से वही काम कराते हो, या हर लेबर हो गया या ग्रुप ऑफ वर्कर्स हो गया, सही। तो डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली एनकरेज करती है स्पेशलाइजेशन ऑन माइक्रो लेवल, ठीक है। So a decrease in motivation is a disadvantage. Why? It is a disadvantage because division of labor leads to repetition. It leads to boredom, जिसकी वजह से productivity एक टाइम पे आके कम हो सकती है। A decrease in output is not a disadvantage. Output तो उल्टा आपका बढ़ता है, सही है, क्योंकि जब आप एक ही लेबर से एक काम कराते हो तो लर्न बाय डूइंग होता है ना, एक ही काम वो बार बार कर रहा होता है, तो उससे आउटपुट बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है शुरू शुरू में, सही है, प्रोडक्टिविटी भी शुरू शुरू में बढ़ती है ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर ओनली डूइंग वन टास्क। क्वालिटी भी बढ़ती है प्रोडक्ट की, क्योंकि जब आप एक ही काम करते रहोगे तो इससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, सही है। तो बी सी डी आंसर नहीं होंगे, ए आंसर होगा फोर, सही है। तो लुक एट ऑल दी ऑप्शंस, खाली सही ऑप्शन को टिक करके आगे ना बढ़ जाना, चांसेस हैं कि शायद आपने कोई गलती कर दी हो, सही है। तो सारे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, द रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, जब भी टू गुड्स के रिलेशन की बात होगी तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा है। इम्प्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पहली बेसिक चीज आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव ऑफ बिटवीन टू गुड्स, we are talking about substitutes, and whenever it is negative we are talking about complements। substitutes क्या होते हैं? सब्सिट्यूट्स बेसिकली होते हैं जॉइंटली, नहीं, सब्सिट्यूट्स बेसिकली होते हैं ऑल्टरनेटिव्स, और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, सही है। तो पॉजिटिव सब्सिट्यूट्स है, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स है। मोर देन वन अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेस देन वन होगा तो वीक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। -2.0, -2.0 का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट, मोर देन वन है तो स्ट्रॉन्ग। -0.5 इज वीक कॉम्प्लीमेंट, सही है, क्योंकि लेस देन वन है तो वीक होगा, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। वीक सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव 0.5, करेक्ट स्टेटमेंट है ये, तो सी इज द राइट आंसर। वाइल +2 इज स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट्स, सही है। बड़ा कचरा एमसीक्यू था यार ये तो, सही, तो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर। अब कंज्यूमर सरप्लस की दो डेफिनेशंस मैंने आपको सिखाई थी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पे, दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज। और फिर मैंने आपको इसकी ग्राफिकल डेफिनेशन भी सिखाई थी। तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाऊँ, एक प्राइस और एक क्वांटिटी निकालूं, और यहाँ पर मैं लिख दूँ प्राइस, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्वांटिटी, डिमांड पॉइंट ए, प्राइस क्वांटिटी पॉइंट ए नहीं पॉइंट बी, ए ये होगा। तो एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस इज द कंज्यूमर सरप्लस ग्राफिकली। देखो दो तरीके से वो डेफिनेशन आपसे कंज्यूमर सरप्लस की पूछेगा, या तो आपसे ग्राफिकल डेफिनेशन पूछेगा, तो इट इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस, या तो आपसे डेफिनेशन वो थियोरेटिकल पूछेगा, तो व्हाट यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पे।
the difference between these two things is the consumer surplus. तो straightforward question है, I don't think ये आपसे गलत होना चाहिए. The excess profit earned by the producer of a good is not linked with consumer surplus. The opportunity cost is not linked with consumer surplus. The price of the marginal consumer is willing to pay for, again, no link with consumer surplus would be with answer होगा. The consumers gain from purchasing a good at a price below what they are willing to pay. तो ये मेरी willingness है, price below मेरा actual है, तो difference between these two things is the consumer surplus. है ये तो मसला. है क्वेश्चन नंबर 7. बेटा कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लेना, मैंने लास्ट पेपर कराते हुए बताया था, लंबी हो जाती है बहुत. कैलकुलेटर अपने पास रखो बेटा. सवाल क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज $2, द क्वांटिटी सप्लाइड इज 1 lakh. The price elasticity of supply of good X is 0.8 in the short run and 1.4 in the long run. The price of the good increases to 2.2. What is the increase in the quantity supplied of good X between the short run and the long run? अच्छा, काफी कॉम्प्लिकेटेड करके इसने दिया हुआ है, हालांकि सवाल बहुत आसान है. कह रहे हैं 0.8 पीईएस को यूज करके क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालो, 1.4 को यूज करके क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालो. ओरिजिनल क्वांटिटी इसने दी हुई है, तो मैं पहले शॉर्ट रन की क्वांटिटी निकालूंगा, फिर मैं लॉन्ग रन की क्वांटिटी निकालूंगा, और दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो मेरा आंसर होगा. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ये करना है कि मुझे क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज चाहिए. अब क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज मुझे कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो मुझे प्राइस का परसेंटेज चेंज निकालना है, क्योंकि उसने मुझे डेटा दिया हुआ है. देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लो. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. अब न्यू प्राइस मेरी कितनी है? न्यू प्राइस इज 2.2, ओल्ड प्राइस इज 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा 10% आएगा. तो 10% इज द चेंज इन प्राइस. ठीक है, अब मुझे चेंज इन प्राइस पता चल गया. अब मेरे लिए सवाल बहुत आसान है ये. मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, विच इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सही है. पहले शॉर्ट रन का निकाल लेते हैं. शॉर्ट रन में पीईएस कितना है? 0.8. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.8. ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, पीईएस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सही है. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि मुझे ये नहीं पता. मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता है 10% है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 8%. ठीक है, तो 8% इज द चेंज इन क्वांटिटी. ओरिजिनल क्वांटिटी इसने मुझे दी हुई है जो कि 1 लाख है. तो मैं क्या करूंगा, इस 1 लाख को 108% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी नई वाली, विच विल बी 1,08,000. तो ये मेरी शॉर्ट रन की क्वांटिटी है. ये समझ आया क्या करें? अब सेम चीज मुझे लॉन्ग रन में करनी है. तो मैं क्या करूंगा, वापसी यहाँ पर पीईएस का फॉर्मूला लगाऊंगा, विच इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. लॉन्ग रन में मेरा पीईएस जो है, बेटा ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, क्या हो गया तेरे को बेटा, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना यार. ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज है ना. तो प्राइस इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव होगा, तो तभी तो 108% से मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी. लॉ ऑफ सप्लाई ना, लॉ ऑफ सप्लाई. अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है. सही है. अब यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.4 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ये सिर्फ कैलकुलेशन में लंबी हो रही है, सवाल बहुत कचरा है ये. यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 14%. अगेन इट विल बी पॉजिटिव. सही है. तो मैं अब क्या करूंगा, मैं 1 लाख को, जो कि मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई कर दूंगा 114% से. मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,14,000. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, ये मेरी शॉर्ट रन की क्वांटिटी है, ये मेरी लॉन्ग रन की क्वांटिटी है. दोनों का डिफरेंस जो है मेरे पास आ रहा है 6,000, और वो 6,000 से बढ़ रही है क्वांटिटी. तो व्हाट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन? तो ए इज द राइट. सही है. तो बड़ा ही घटिया सवाल था, वर्किंग इसने बहुत ज्यादा करवाई है फालतू की. आ, कचरा सवाल है. तेरे को ये तो पता नहीं था क्वांटिटी बढ़ रही है. सही है. तो 7 का आंसर है. सही है. हर सवाल पे कितना टाइम लगाना है, कैसे लगाना है, ये मैं बड़ी फालतू बातें होती हैं ये. मुझे तो ये अजीब सा लगता है. पर असूलन 2 मिनट होते हैं हर सवाल पे, पर ये वो
ये खाली वो है यार, ये बस बच्चे को भाई 60 मिनट का पेपर है, 30 MCQ में 2 मिनट आप MCQ पे लगाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ एमसीक्यू आपके 30 सेकंड में भी हो जाते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब 30 सेकंड के एमसीक्यू में भाई तुम्हारा 30 सेकंड में एमसीक्यू हो गया, 1.5 मिनट हाथ बांध के उसको देखता रहेगा क्या? ऐसे थोड़ी होता है। तो 2 मिनट वाली बात फालतू है, वो डिपेंड करता है एमसीक्यू टू एमसीक्यू। सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 8। द डायग्राम शोज द यूरोपियन मार्केट फॉर डीजल फ्यूल एंड द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम इज एम। ठीक है जी, तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम मेरा एम है ना, तो मैं बेसिकली क्या, देखो ऐसे सवालों में ना शेडिंग कर लिया करो, कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी। अब ये ओरिजिनल एम है ना, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। तो आपके पास पेपर में पेंसिल होगी ना, तो आप पेंसिल से कर लेना। और अब इसने बोला हुआ है यूरोपियंस वांट लो एमिशन ऑफ द कार्स एंड देयरफॉर द डिमांड फॉर डीजल फ्यूल हैज डिक्रीज फ्रॉम D1 टू D2। तो डिमांड कम हो गई है, तो जैसे डिमांड कम हो गई तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम हो गया। सही है। विच एरिया रिप्रेजेंट्स द न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस की ट्रेडिशनल डेफिनेशन यहाँ पर काम नहीं आती। देखो यही बात है, आपको बुक में भी और हर जगह आपको एक ही डेफिनेशन सिखाई जाएगी प्रोड्यूसर सरप्लस की। इट इज द मिनिमम विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड व्हाट द प्रोड्यूसर एक्चुअली रिसीव्स। तो ये डिफरेंस आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। इस डेफिनेशन से आप ये सवाल कर ही नहीं सकते। आपको ग्राफिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए प्रोड्यूसर सरप्लस की, विच इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व, एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट प्राइस। इस डेफिनेशन से आपसे आराम से ये सवाल हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, मेरा ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? मुझे कोई बता सकता है? मुझे ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस बताओ। मैं आपसे नया पूछ नहीं रहा, मुझे ओरिजिनल बताओ। व्हाट इज द ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस? ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस is JGM. This is my original producer surplus. Area above the supply curve, below the market price. So this is my original producer surplus, which is JGM. सही है। And what is the new producer surplus? तो मैं नया वाला शेड भी कर देता हूँ, ये एरिया अबव द सप्लाई कर्व बिलो द मार्केट प्राइस। देखो इस डेफिनेशन से बड़ा सिंपल आपके लिए जो है ना वो काम हो जाएगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा सवाल। तो ये क्या होगा? JHN। मेरे पास आंसर होगा C। सही है, क्योंकि इससे मुझे न्यू बोला हुआ है। सही है। बेटा डिफरेंस ये है ना, डिफरेंस का तेरे को करना क्या है? सवाल क्या पूछ रहा है यार तू? क्या पूछता है? अजीब पागल इंसान है यार। ये डिफरेंस से क्या करूँ? इस डिफरेंस का अचार डालूं मैं? सवाल में बोला है इसने। बेटा एक ही बात है, NHJO JHNO। अब तुम्हें ऑप्शन में ढूंढना है ना इसको, तो सही आंसर है। हाँ ओनेस बेटा वो नॉर्मली कंज्यूमर सरप्लस में पूछता है, जो तू कह रहा है ना ट्रेपेजियम वाला। प्रोड्यूसर सरप्लस में पूछता नहीं है वैसे। ये वो ये देखो, ये वही है, ट्रेपेजियम ही बना हुआ है ये वैसे। सही है। MCQ नंबर 9। इन विच सिचुएशन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज सेट टू बी प्राइस इलास्टिक। अब इलास्टिक डिमांड वो केस होता है जहाँ पर प्राइस का छोटा चेंज है, क्वांटिटी का बड़ा चेंज है। द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। इररेलेवेंट स्टेटमेंट है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ से। मतलब स्टेटमेंट ये सही है पर इररेलेवेंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट इज इररेलेवेंट। An increase in the price brings about a decrease in the quantity demanded. This is law of demand. An increase in price induces the consumers to spend more on the product. This is exception of law of demand. कि भाई एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है फिर भी तुम उसको ज्यादा खरीद रहे हो, तो ये एक एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, जो आप A2 लेवल पे पढ़ोगे। तो डी इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू, जो कि बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि भाई जब एक प्रोडक्ट की प्राइस हल्की सी गिरती है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ती है, तो टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखना, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। तो डी इज द राइट आंसर। और बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी शर्म की बात है, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ओनली 24% स्टूडेंट्स डिड दिस क्वेश्चन राइट। सही है। तो 24% बच्चों ने खाली ये सवाल सही करा है। तो डूब के मरने का मकाम है ये। सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है ग्लोब गोल्फ क्लब membership fees in Singapore have risen as a result of restrictions on travel to cheaper golf courses in neighboring countries.
अच्छा, सबसे पहले बात तो आप मुझे ये चीज बताओ यहाँ पे कि गोल्फ क्लब मेंबरशिप फीस बढ़ रही है सिंगापुर में, और इसी वजह से ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल टू चीपर गोल्फ कोर्सेज इन नेबरिंग कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है, अगर लोग दूसरे गोल्फ कोर्सेज में नहीं जा रहे हैं तो सिंगापुर के जो गोल्फ कोर्सेज हैं, जो करंट कोर्सेज हैं, उनकी डिमांड क्या होगी? उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। एंड द क्लोजर ऑफ सम लोकल कोर्सेज, जब लोकल कोर्सेज जो है वो बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो रही है। तो अब मुझे आंसर में ढूंढना है कि भाई डिमांड का बढ़ रही है, सप्लाई किधर बढ़ रही है। तो एक्स इज माई ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई है, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड है। ठीक है, तो सप्लाई तो मुझे कम करनी है, सप्लाई तो मुझे कम करनी है, ठीक है, और डिमांड मुझे बढ़ानी है। तो डिमांड पहले मैं बढ़ाऊंगा तो ये एक्स से पहले ऊपर जाएगा, और फिर सप्लाई कम करूंगा तो ये यहाँ पर आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। सही है, ठीक है। तो इससे पहले स्टेटमेंट मुझे ये दी हुई है कि पीपल कैन नॉट ट्रेवल टू चीपर गोल्फ कोर्सेज, तो जो करंट कोर्सेज है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो मैंने डिमांड बढ़ा के दिखा दिया। फिर आगे बोल रहा है कि लोकल कोर्सेज बंद हो रही हैं, तो जब लोकल कोर्सेज बंद हो रही हैं तो उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे। मतलब फिक्स नंबर ऑफ मेंबरशिप्स होंगी। सही है, क्लियर है ये आसान एमसीक्यू है यार, मैं इन पर टाइम नहीं लगा रहे, बड़े बहुत बेकार पेपर है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 11, डिमांड एंड सप्लाई इन, अच्छा डायग्राम किसका है? सोलर एनर्जी का है, ठीक है, और ये कह रहा है इक्विलिब्रियम एक्स है, तो इक्विलिब्रियम एक्स है, तो एक्स आपका इक्विलिब्रियम है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं अलग से। अब मैं करंटली एक्स के ऊपर हूँ, सही है। अब ये कह रहा है द इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीजेस द सब्सिडी टू सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। अब जाहिर है सब्सिडी दोगे तो सब्सिडी से कॉस्ट कम होगी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी। पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान में सोलर महंगा कर रहे हैं, बाई बैक रेट कम कर रहे हैं, देखो अलग ही चलते हैं हम लोग हमेशा। तो सब्सिडी दे रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ेगी। और आगे लिखा हुआ एट द सेम टाइम देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर महंगी हो जाएंगी तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो पहले सप्लाई को आप बढ़ा के दिखाओ, इनिशियल सप्लाई का भी है और इनिशियल डिमांड का भी है। तो सप्लाई जब मेरा बढ़ेगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा सबसे पहले, तो एक्स से होता हुआ पहले यहाँ आऊंगा। और फिर जब डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या होगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो बी इज द राइट आंसर। सही है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज? तो ये भी बड़ा बेकार एमसीक्यू था। अब तक ये पेपर बहुत आसान है। कल वाले पेपर में तो बहुत टाइम लग गया था, जो वेरिएंट 2 था हमारा। 12th में ये कह रहा है स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स, आपसे एकदम से आपके दिमाग में ना कॉन्सेप्ट्स क्लिक होने चाहिए, क्योंकि 30 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हैं, 120 कॉन्सेप्ट आपसे वो टेस्ट कर रहा है एट द सेम टाइम। तो आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े पक्के होने चाहिए। तो स्पेसिफिक टैक्स इज अ पर यूनिट टैक्स जिसमें पैरेलल शिफ्ट आता है सप्लाई कर्व में, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स रिमेंस द सेम, प्लेस्ड ऑन द सेल ऑफ बॉटल्स ऑफ लेमनेड इन द डायग्राम एस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अब इस सवाल में सबसे आसान तरीका ये होता है कि ओरिजिनल पहले प्राइस निकाल लो, तो दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, टैक्स लगने के बाद सप्लाई कर्व पीछे गया, तो ये मेरी नई प्राइस है, ये मेरी नई क्वांटिटी है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लिख देता हूँ P1 एंड Q1। अब मुझे पता है कि मुझे अगर, अब ये कह रहा है व्हाट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक टैक्स। अब हमेशा याद रखना, जब भी आपको पर यूनिट टैक्स आइडेंटिफाई करना होता है तो आप क्या करते हो, न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से आइडेंटिफाई करते हो, सही है। तो मेरे केस में न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड Q1 है, मैं Q1 से देखूंगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर्स, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर्स, सही है। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर्स नई क्वांटिटी ट्रेडेड से ये रहा, ये मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है। अब सेलिंग प्राइस का चेंज कंज्यूमर बर्डन होता है, और बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो प्रोड्यूसर बर्डन, ठीक है। तो मुझे इसने सवाल में क्या पूछा था, मुझे इसने पूछा है व्हाट इज द पर यूनिट टैक्स ना, तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये पर यूनिट टैक्स है। तो डब्ल्यू से लेके टी आंसर होगा, यहाँ पे डब्ल्यू से लेके टी आंसर होगा, विच इज बी। क्या मुझे बता सकता है डब्ल्यू से लेके यू क्या है? डब्ल्यू से लेके यू इज कंज्यूमर बर्डन, सही है। डब्ल्यू से लेके एक्स इज द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सारे ऑप्शंस बंदा देखेगा ना तो उसको सब समझ आ जाएगा। यूटी क्या है? यूटी प्रोड्यूसर बर्डन है। सब पता होना चाहिए आपको, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं पता होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए। ये तो 12th का आंसर इज बी। फिर ये मुझसे एमसीक्यू नंबर 13 पे पूछ रहा है
The demand for medical face masks exceeds supply during a disease outbreak. Obviously, demand is greater than the supply. If demand is greater than the supply, we are talking about shortage. What is the most likely cause of this excess demand? Excess demand is is an alternative word of shortage. Right? Some consumers do not have effective demand. तो अफेक्टिव डिमांड अगर लोगों की नहीं है तो इससे शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि अगर लोग डिमांड ही नहीं कर रहे तो शॉर्टेज कैसे होगी? द डिमांड फॉर मेडिकल फेस मास्क इज प्राइस इन इलास्टिक इन द शॉर्ट रन। तो डिमांड इन इलास्टिक होने से शॉर्टेज का कोई लिंक नहीं होता। हाँ, सप्लाई अगर इन इलास्टिक होती तो शायद शॉर्टेज हो सकती थी, क्योंकि वो डिमांड को प्रॉपर्ली मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द प्राइस ऑफ मेडिकल फेस मास्क इज फिक्स्ड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आपने प्राइस सेट करी हुई है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में धर्म भरम तो होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखना है प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, सप्लाई, डिमांड। अब आप देखो ये कह रहा है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब जाहिर है जब तुम बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस को फिक्स कर दोगे तो ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी डिमांड है, क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई शॉर्टेज है। सही है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है द सप्लाई ऑफ मेडिकल फेस मास्क इज इन इलास्टिक इन द शॉर्ट रन। अब इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास सी है, तो डी नहीं हो सकता। सही है। और इससे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे सवाल में भी वैसे कह दिया था कि शॉर्टेज है। सही है। तो पीएस वाला ऑप्शन कुछ हद तक सही भी है, पर उससे जरूरी नहीं है शॉर्टेज हो, डिमांड पे भी डिपेंड करता है कितनी है। तो सी इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन। सही। तो 13 एमसीक्यू हमारे हो गए। अब मैं 14 पे आ रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 14, ये एक अगेन एक ऐसा एमसीक्यू है जो कि मेजोरिटी बच्चे गलत करते हैं। द डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड, द गवर्नमेंट फिक्सेस द मैक्सिमम प्राइस एज OP1। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैक्सिमम प्राइस तो इसने लगाई हुई है, पर बेवकूफ ने कहा लगाई हुई है? आपको याद है एक अफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस कहाँ लगाया जाता है? बिलो द इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम प्राइस का मकसद ही होता है कि प्राइस को कम करना है। अगर आपने मैक्सिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम लगा दिया तो प्राइस मैकेनिज्म विल स्टिल बी ऑपरेशनल एंड इट विल फॉल बैक टू द इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम के ऊपर मैक्सिमम प्राइस लगा भी दोगे तो घूम फिर के मार्केट वापसी इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो व्हाट वुड हैपन? नथिंग वुड हैपन। कंज्यूमर्स वुड हैव टू बी रेशनड, नहीं। द गवर्नमेंट वुड हैव टू इंट्रोड्यूस अ सब्सिडी, नहीं, क्योंकि मार्केट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। तो सी आंसर होगा। द मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ वुड बी डिमांड एंड सप्लाइड, क्योंकि अगेन इन दी एंड में आऊंगा तो इधर ही ना, ये इक्विलिब्रियम पे आके रुकूंगा, क्योंकि ये इनफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है। द सप्लाई ऑफ क्वांटिटी OQ2 वुड बी गारंटीड, अगेन अ यूजलेस स्टेटमेंट। तो सी एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आपका आंसर है। फिर ये चीज, क्योंकि ये मैक्सिमम प्राइस एक तरह से है ही नहीं, ये घूम फिर के वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, मार्केट ऑपरेट इधर ही करेगी, मार्केट इधर ही ऑपरेट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट पे। सही है। तो एमसीक्यू नंबर 14 भी बड़ा सिंपल है हमारा। एमसीक्यू नंबर 15 में ये हमसे कह रहा है which statement correctly describes the absolute advantage? Absolute advantage क्या होता है? When with the given set of resources you produce more than other country। तो बेसिकली जब आपका आउटपुट दूसरी कंट्री से ज्यादा होती है, जब आपकी क्वांटिटी दूसरी कंट्री से ज्यादा होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज। It is when a country has a higher opportunity cost in producing a good than another country. It is when a country has a lower wage cost in producing a good than another country। तो ये वाला ऑप्शन तो हमसे जो है ना वो कंपैरेटिव एडवांटेज की जो है वो बात कर रहा है। सही है। ये वाला ऑप्शन यूजलेस है। इट इज व्हेन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री आर ग्रेटर देन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। तो ये वाला ऑप्शन हमसे टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस की बात होती है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड है। तो डी इज द राइट आंसर। इट इज व्हेन अ कंट्रीज आउटपुट ऑफ अ गुड इज ग्रेटर पर यूनिट ऑफ रिसोर्स देन अनदर कंट्री। वही बात है, व्हेन विद द गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज यू प्रोड्यूस मोर देन द अदर कंट्री, दैट्स व्हाट एब्सोल्यूट एडवांटेज इज। तो एमसीक्यू नंबर 16, द टेबल शोज द इनकम एंड वेल्थ ऑफ यास्मीन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यास्मीन वेल्थ? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ? तो ये देखो डिफरेंस होता है बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। सही है। इनकम इज द मनी दैट अ पर्सन और हाउस होल्ड रिसीव्स ऑन द रेगुलर बेसिस। फ्रीक्वेंसी देखोगे, इट इज रिसीव्ड periodically, weekly, monthly or annually. Example, a monthly salary of 3,000 or annual interest earnings of 500 from a saving account. While wealth is the total value of all assets owned। सही है। जैसे आपकी सेविंग हो गई, रियल स्टेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, रिटायरमेंट अकाउंट्स हो गए, पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। सही है। अब जैसे सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है वो मेरी वेल्थ है, पर उस सेविंग अकाउंट से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरी इनकम है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ इज। सही है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट वाइल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में बहुत पूछता है भाई। ये आपको पता होना चाहिए कि इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट वाइल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट।
फ्लो का मतलब क्या है कि इनकम आ रही होती है। वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, विद टाइम ग्रो होती है, वो इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होती है। सही है। तो ये अगर आप इसका आंसर देखो इस एमसीक्यू का, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी चीजें वेल्थ है, कौन कौन सी चीजें वेल्थ है यहाँ पे। मुझे बताओ, चिल्ड्रन वेलफेयर बेनिफिट्स, ये ना इनकम है ना वेल्थ है, ये ट्रांसफर पेमेंट है, ये इनकम नहीं है भाई। हर वो चीज जो तुम्हें मिल रही है वो इनकम नहीं होती, इनकम कमाया हुआ पैसा होता है जिसके रिटर्न में तुम सर्विस देते हो, ठीक है, इट इज अ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर पेमेंट है। डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स इज इनकम, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स इज इनकम, क्योंकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड आता रहता है। सही है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी ओन्ड इज वेल्थ, सेविंग्स इज वेल्थ, शेयर्स इज वेल्थ, वेजेस इज इनकम। तो वेल्थ हमारे पास क्या किया है, इससे हमसे वेल्थ पूछी है। तो 40,000, 2,000, तो 43,000, ये आंसर है। सही है, समझ आ गया। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती है जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं होती ना बेटा, इनकम थोड़ी है ये। क्लियर है यहाँ तक, जाग रहे हैं सब। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 17, विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू सफर डिसएडवांटेज। अब एक एक करके सबको देखते हैं पहले, फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, खुद आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। बोरोवर्स, बोरोवर्स फायदे में होगा, क्योंकि दे विल रिटर्न लेस इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू। दे डोंट सफर, तो ये फायदे में होते हैं। इम्पोर्टर्स भी फायदे में होंगे, क्योंकि जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आएगी तो आपको इम्पोर्ट प्राइसेस रिलेटिवली लो लगेंगी, तो रिलेटिवली लो प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। ये तो ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स भी फायदे में होंगे, बिकॉज दे माइट बी सेलिंग देयर गुड्स एट हायर प्राइसेस। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स की बैंड बच जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पैसे तो फिक्स हैं, इन्फ्लेशन की वजह से उनकी रियल वैल्यू कम होते जा रही है, उनकी परचेजिंग पावर कम होते जा रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता जा रहा है। तो डी इज द राइट आंसर। सही है। तो सारे ऑप्शन देखने हैं, सारे ऑप्शन मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको सही ऑप्शन टिक करा के आगे बढ़ जाऊँ। पर ये इस तरफ एमसीक्यू नहीं होते, ग्रेड नहीं आएगा। सही है। एमसीक्यू नंबर 18, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की तीन वजह थी। सही है, तो ये देख लो, मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की तीन वजह थी, ये मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया था जब हमने मैक्रो स्टार्ट किया था। तो पहली रीजन आपकी होती है वेल्थ इफेक्ट। जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, तो स्पेंडिंग कम होती है, तो रियल जीडीपी कम हो जाता है। मतलब जैसे इसको मैं आपको ग्राफिकली भी बना के दिखा दूँ। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये मेरा प्राइस लेवल है, ये रियल जीडीपी है। अब ये बेसिकली हमसे पूछ ये रहा है कि प्राइस के बढ़ने से क्यों रियल जीडीपी कम होती है, ये पूछ रहा है हमसे। प्राइस के बढ़ने से क्यों रियल जीडीपी कम होती है, तो पहली रीजन क्या है, पहली रीजन इज वेल्थ इफेक्ट। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइस बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ कम होगी, आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, आपकी औकात कम होगी। दूसरा, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब चीजें महंगी होगी तो आपको हाथ में ज्यादा पैसा चाहिए। और एग्रीगेट डिमांड बनाते हुए एक बहुत बड़ी अजम्पशन ली जाती है कि मनी सप्लाई इज अनचेंज, ये हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछता है। एग्रीगेट डिमांड बनाते हुए एक अजम्पशन ली जाती है मनी सप्लाई इज अनचेंज। अब तुम खुद एक बात सोचो कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, लोगों को ज्यादा पैसा हाथ में चाहिए, मनी सप्लाई उतना ही है, तो कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, रियल जीडीपी कम हो जाएगा, तो प्राइस बढ़ी, रियल जीडीपी कम हो गया। और सबसे लास्ट इफेक्ट एक्सचेंज रेट इफेक्ट है, कि जब एक कंट्री में प्राइस लेवल बढ़ता है तो इससे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, रियल जीडीपी कम हो जाएगा, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट। सही है। नाउ द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ना, तो अब देखो ऑप्शन देखते हैं, अब जरा गौर फरमाना है यहाँ पे। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द एग्रीगेट डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। एज प्राइजेस फॉल द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बिकम्स मोर इलास्टिक, पता नहीं क्या कह रहा है ये। एज प्राइजेस फॉल फ्यूअर गुड्स आर इम्पोर्टेड, सही है, फ्यूअर गुड्स आर इम्पोर्टेड, बट इसकी सही एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो ये कुछ आड़ी टेढ़ी स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है ये।
एज प्राइजेस फॉल द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब प्राइस कम होगा मनी डिमांड कम होगा, मनी डिमांड कम होगा तो मनी सप्लाई अनचेंज्ड है, तो इसकी वजह से आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इंटरेस्ट रेट विल नॉट राइज, इंटरेस्ट रेट विल फॉल। एज प्राइजेस फॉल रियल वेल्थ राइजेस और एंड ऑल्सो स्पेंडिंग इंक्रीजेस। सही है, ये मतलब उलट हो गया जो मैंने आपको भी बताया था, प्राइस फॉल हो रही है तो आपकी रियल परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ये जाहिर सी बात है, आप स्पेंडिंग ज़्यादा करोगे, जब आप स्पेंडिंग ज़्यादा करोगे तो रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, खत्म। ठीक है जी, तो 18 का आंसर बिल्कुल ठीक, समझ आ गया। बड़ा बोरिंग पेपर है, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आया अब तक, कोई भी ऐसा कोई सवाल नहीं आया जहाँ सोचना पड़े। The diagram shows the aggregate demand and aggregate supply for an economy which changes in subsidies and indirect taxes would have caused the change from AS1 to AS2। अब एक बात तो क्लियर समझ आ रही है कि एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि सब्सिडी, मुझे एग्रीगेट सप्लाई को कम करना है ना, तो सब्सिडी रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी जब रिमूव होगी तो इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो मेरी ये है कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर सब्सिडी रिमूव हो रहा है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होने चाहिए? इम्पोज होने चाहिए, क्योंकि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज होंगे तो इससे भी कॉस्ट बढ़ेगी और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। सही है, तो पहला ऑप्शन है हायर सब्सिडीज, जब सब्सिडी ज्यादा होंगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही आपके जो है ना वो एलिमिनेट हो गए। सही है, और अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊं, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, तो माइट बी एट द सेम पोजिशन। अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं पता, बट माइट बी एट द सेम पोजिशन, मतलब एग्रीगेट सप्लाई अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। हायर सब्सिडीज होंगी और लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे तो इससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, तो ओवरऑल एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, हमें कम करना है। ऑप्शन सी में कह रहा है लोअर सब्सिडीज, तो इससे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, इससे भी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, तो दोनों से कॉस्ट बढ़ रही है, दोनों से कॉस्ट बढ़ेगी तो दोनों से एग्रीगेट सप्लाई कम होगा। और यहाँ पर कह रहा है लोअर सब्सिडीज, तो इससे एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, तो माइट बी एट द सेम पोजिशन। सही है, ये भी बेकार एमसीक्यू है, तो सी आंसर होगा। सही है। एमसीक्यू नंबर 20, the graph gives the percentage unemployed for all people aged 16 and over and for young people aged 16 to 24। तो ये वाली लाइन मेरी यंग पीपल की है, ये वाली लाइन मेरी ऑल पीपल की है। परसेंटेज अनएम्प्लॉयड दिया हुआ है इसने, थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि जीरो से ऊपर ही है। What is the consequence for consumer expenditure on products consumed by 16 to 24 age group over the period 2010 2020। तो मुझे सिर्फ जो है ना वो इसको देखना है, सिर्फ यंग पीपल वाले को देखना है। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, एक चीज मैं आपको यहाँ पर ना क्रैक करके दिखा रहा हूँ। आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ तक कंजम्पशन जो है ना वो बढ़ रही है, और यहाँ पे कंजम्पशन जो है ना वो कम हो रही है। क्या रीजन है इसकी, बता सकता है कोई? क्योंकि इस वाले पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट ना कम हो रही है, इस वाले पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जरा देखो क्या करा है मैंने, सिर्फ ब्लू इसको देखो, आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, तो देखो कंजम्पशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगी। अब ऑप्शन देख के बताओ क्या आंसर होगा। अ फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड, नो। सही है, सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी क्या होगी? एन इनिशियल फॉल इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ राइज, गलत कह रहा है, इनिशियली कंजम्पशन राइज है। सही है, और फॉलोड बाय अ फॉल, उल्टी स्टेटमेंट है ये, तो ये भी नो। सही है, यंग पीपल की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना, हाँ तो बेटा यही तो कह रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो कंजम्पशन कम होगी ना। सही तो करा है, कंफ्यूज करता है मेरे को भी उल्टी सीधी बातें करके।
ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, इनिशियल राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉलोड बाय अ फॉल। ये सही कह रहा है क्योंकि इनिशियली कंज्यूमर बढ़ी है, फिर कंज्यूमर कंजम्पशन फॉल हुई है। आप देख लो, हमने ऑलरेडी लिख लिया है ये। अ राइज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अक्रॉस द होल पीरियड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सही है, देख लो एक बार ये एमसीक्यू सही से, आसान है, मुश्किल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 21, in the diagram the intersection of AD and LRAS is at point X, represents the current macroeconomic equilibrium. Which point could represent the new equilibrium after the introduction of an increase in the retirement age? अब retirement age जब बढ़ती है ना, तो इससे क्या होता है, quantity of labor बढ़ जाता है। तो जैसे रिटायर वर्कर 65 पे हो रहे थे, अब 68 पे होंगे, तो 3 साल और काम करेंगे। और जब क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा तो इससे कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि जब भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आता है, पीपीसी शिफ्ट होता है। एलआरएएस बढ़ेगा, एलआरएएस बढ़ने का मतलब है पीपीसी इज शिफ्टिंग टू द राइट, क्योंकि एलआरएएस का चेंज होना पीपीसी का शिफ्ट होना होता है। सही है, तो एलआरएएस विल मूव टू द राइट। तो मैं एक्स पे था तो मैं सी पे आ जाऊँ। सही है। हाँ, अरिफ बेटा सही कह रहा है, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी। सही, तो 21 भी हमारा हो गया। 22 इज नॉट पार्ट ऑफ दी, इस ये रिमूव हुआ है ना, ये मार्किंग सी में लिखा हुआ है ना रिमूव। सही, कोई गड़बड़ होगी एमसीक्यू में, पढ़ के टाइम जाया नहीं कर रहा मैं पढ़ने के। 23, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स फॉर टू कंट्रीज, इंडिया एंड जापान। सही, आई वुड रेकमेंड मैक्रो में खास करके कंपैरेटिव एब्सोल्यूट के ना टॉपिकल एमसीक्यूज कर लेना, ये बड़े घुमाते दे देता है। अब देखो ये भी इसने दिया हुआ है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट्स वुड बी अचीव्ड इफ ईच कंट्री स्पेशलाइज्ड। अब स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है तो मुझे रेशोज निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ये किस में स्पेशलाइज कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे। तो अब जरा ये मुझसे ना, अब हमने कल जो पेपर किया था जून 23 पेपर 2 वेरिएंट 2, वहां पर उसने बिफोर स्पेशलाइजेशन और आफ्टर स्पेशलाइजेशन दोनों चीजें निकालने का बोला था, और फिर मुझे बताना था कि क्या फर्क आ रहा है। यहाँ पर ये मुझसे डायरेक्टली आफ्टर स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, तो मैं काफी ख्वारियों से बच गया। मैं डायरेक्ट यहाँ पर रेशो निकालूंगा। मैं कैसे रेशो निकालूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर निकालूंगा इंडिया का रेशो। रेशो निकलेगा T:2 राइस। सही है, T:2 राइस। भाई इंडिया कितने चावल बना रहा है, 600 मैक्सिमम। और राइस कितने बना, और चाय कितनी बना रहा है पत्ती, 200। अब उल्टा लिख दिया है मैंने शायद। 200 चाय बना रहा है, 200 चाय बना रहा है, और 600 चावल बना रहा है। ये सही है। ठीक है, तो 1T:3R। सही है, ले रहे हैं यहाँ तक। अब जापान का निकालते हैं। T:2 राइस। तो जापान चाय कितनी बना रहा है, 200। चावल कितने बना रहा है, 500। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, 1T किसकी इक्वल है, बताओगे जरा जल्दी। 2.5। मुझे बताओ चावल में कौन स्पेशलाइज करेगा और चाय में कौन स्पेशलाइज करेगा, चाय में चाय किसको बनानी चाहिए। चाय में जापान करेगा, और चावल में कौन करेगा, इंडिया करेगा। आप आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, टी, राइस, इंडिया, जापान। अब इंडिया किस चीज में स्पेशलाइज कर रहा है, इंडिया चावल में स्पेशलाइज कर रहा है तो ये चाय नहीं बनाएगा। जापान चाय में स्पेशलाइज कर रहा है तो ये चावल नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आप जापान अपनी पूरी जान जो है वो टी पे लगा दे, तो वो मैक्सिमम 200 टी बना सकता है। और इंडिया अगर अपनी पूरी जान चावल पे लगा दे, तो वो मैक्सिमम कितने चावल बना सकता है, 600। तो ये मेरा वर्ल्ड आउटपुट होगा आफ्टर ट्रेड। तो आंसर मेरा होगा ये। सही है, समझ आ गया। हाँ, तो मसला है किसी को। नहीं देखो ये, बेटा ऐसा नहीं होता ना, आफ्टर स्पेशलाइजेशन वो एक गुड बनाएगा ना खाली, तो दूसरा जीरो हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि भाई देखो ना, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
जापान की लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी चाय में, तो जापान स्पेशलाइज करेगा चाय में। अब एक कंट्री अगर एक गुड में स्पेशलाइज है तो दूसरी दूसरी में होगी, ये तो असम्पशन सी छोटी सी बेसिक सी बात है, ठीक है। वो जो पर जो जून 23 का सवाल था ना, जो वो वेरिएंट 2 वाला, वो बड़ा खतरनाक सवाल था, वो देख लेना जाके, बड़ी उसमें खतरनाक वर्किंग हो रही थी। 24 में क्या कह रहा है जरा देखो। अ कंट्रीज करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, जब एक करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो रही है एंड इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ रही है against all currencies of its main trading partners. How will the depreciation affect the terms of trade? तो terms of trade का formula क्या होता है? Export price index divided by import price index multiplied by 100. Terms of trade हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो रही है, इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, कम होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम हो रहा है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड। और एक और टोटका मैंने आपको सिखाया था वैसे भी, एक्सचेंज रेट अगर कम हो रहा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कम होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सही है। बेटा कैसे बनाएगा हसन, कैसे बनाएगा यार, तू क्या पागल वागल तो नहीं हो गया आजकल? जब उसने बताया हुआ है मैक्सिमम आउटपुट उसका 600 है, तो 600 ही होगा ना बेटा, कैसे उससे ज्यादा बना सकता है वो? ग्राफ में उसने दी हुई एक चीज बेवजह लंबी करता है हर चीज में। अब यहाँ पर इसने देखो क्या बोला हुआ है, एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉल होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? इंप्रूव नहीं हो सकता, विल नॉट चेंज नहीं हो सकता, इट विल वर्सन। द टर्म्स ऑफ ट्रेड विल वर्सन ओनली इफ डेप्रिसिएशन कॉजेज इन्फ्लेशन, इट इज नॉट नेसेसरी। हमें नहीं पता मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज क्या है और क्या सारी चीजें, तो ये अजीब सा स्टेटमेंट है, तो इसको भी हटा दो। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जब अवेलेबल है तो कंफ्यूज ना हुआ करो, सही है। तो एमसीक्यू नंबर 25। A country with a floating exchange rate experiences a large surplus on the current account of its balance of payment. अब large surplus on the current account का मतलब क्या है कि आपके inflows of money are greater than the outflows of money, right? What is likely to decrease as a consequence? अब मुझे एक चीज बताओ, जब एक कंट्री में इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा होता है तो क्या कम होगा? The exports of capital from the country. ये क्या, ये बढ़ेंगे गिरेंगे? ये बढ़ेंगे। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि जब इनफ्लोज आउटफ्लो से ज्यादा होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? बढ़ती है। और जब एडी बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। द प्राइजेज ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि जब आपकी कंट्री में लार्ज सरप्लस होगा ना तो आपकी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है ना, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी, इम्पोर्ट कम है तो सप्लाई ऑफ करेंसी कम होगी। इसकी वजह से आपकी करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट। और जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, पर इंपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो सवाल में से यही बोला हुआ है इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही है। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विल नॉट डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, एप्रिशिएट होगा। शी इज द राइट आंसर। 26। विच मेजर इज एम्ड डायरेक्टली एट प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड? प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रही है। तो डिक्रीजिंग एक्सपोर्ट कोटास, एक्सपोर्ट कोटा कम होने का मतलब है कि पहले 500 गाड़ियों की लिमिट थी, अब 250 गाड़ियों की लिमिट है। तो कोटा कम होने का मतलब क्या है? कोटा कम होने का मतलब है आप प्रोटेक्शनिज्म और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप ट्रेड को और रोक रहे हो, इससे आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। डायरेक्टली कह रहा है बढ़ाने का, कह रहा है बढ़ाने का, प्रमोटिंग प्रमोट नहीं कर रहा है ये। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट तुम बढ़ाओगे तो इससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी बढ़ जाएगी, इससे आपका रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ जाएगा, तो इससे कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा। और याद करो कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है विच इज द रिड्यूसिंग और डैम्पिंग पॉलिसी, याद है? एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग डैम्पिंग पॉलिसी, सही है। सब्सिडीज पेड टू एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज द राइट आंसर हेयर, क्योंकि जब आप अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडीज दोगे तो इससे आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो क्या होंगी? कम होंगी, जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। वेज सब्सिडी स्कीम्स ड्यूरिंग रिसेशन, अब ये कहीं ना कहीं लिंक तो हो रहा है, क्योंकि जब आप वेज सब्सिडी स्कीम्स दोगे तो इससे बिजनेसेस की कॉस्ट कम होगी और उनकी प्राइस कम होगी। बट बात सारी ये है कि ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज अ डोमेस्टिक पॉलिसी, इट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग। नाउ सी इज द बेटर आंसर है। ये भी आंसर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। इवन दो यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगी, क्योंकि वेज सब्सिडीज जब मिलेंगी तो इससे आपकी कॉस्ट कम होगी, आप अपनी प्राइस को कम कर सकते हो, पर अगेन
द बेटर आंसर एयर इज सी। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 26 और एमसीक्यू नंबर 27, एमसीक्यू नंबर 27, व्हाट वुड बी क्लासिफाइड एज अ सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर। अब सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर में तुम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ाते हो, तुम जो है वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ाते हो। अ लॉ टू रिड्यूस द पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस, बिल्कुल ये ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स है, याद है। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स में क्या होता है, जहां पर आप ट्रेड यूनियन की पावर कम करते हो तो वेजेस कम होती हैं, कॉस्ट कम होती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है। A reduction in the government's fiscal deficit, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स से ज्यादा होती है। अगर तुम इस डेफिसिट को कम कर रहे हो तो यू आर ऑपरेटिंग अ फिस्कल पॉलिसी, और आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि अगर इस डेफिसिट को तुम कम कर रहे हो इसका मतलब तुम टैक्सेस को बढ़ा दोगे, स्पेंडिंग को कम कर दोगे। एन ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज, आप अपने बॉन्ड्स बेच रहे हो, ये जो पॉलिसी है ना ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अगर आप अपने बॉन्ड्स बेचोगे लोगों को तो लोग आपको पैसे दे देंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। द इम्पोजिशन ऑफ अ टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दिस इज द प्रोटेक्शनिज्म का टूल, दिस इज द एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। और इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है क्योंकि आप लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच कर दोगे, तो ये एक प्रोटेक्शनिज्म का टूल होता है, याद है। एमसीक्यू नंबर 28, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ अ कंट्रीज नेशनल डेट। नेशनल डेट क्या होता है, गवर्नमेंट की उधारियां। द accumulated borrowing of the government, yes this is the correct answer because borrowing directly relates to national debt। ठीक है जी। द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये गवर्नमेंट का बजट होता है। द इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल द मनी इट ओज, तो दिस इज गवर्नमेंट डेट इंटरेस्ट, नो दिस इज द गवर्नमेंट डेट इंटरेस्ट। द टोटल मनी ओड बाय ऑल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री, इसको हाउस होल्ड डेट कहते हैं। ये नेशनल डेट नहीं है, ये हाउस होल्ड डेट है। जैसे स्टूडेंट लोन्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, हाउसिंग लोन्स हो गए, तो ये कार लोन्स हो गए, ये इंडिविजुअल जो इकोनॉमी के लोग ओ करते हैं ना उसको कहते हैं। ठीक है। 29, अ कंट्री एक्सपीरियंसेस द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होने का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब क्या है कि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो इससे कंट्री के आउटफ्लोज जो हैं, नहीं, इनफ्लोज जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि मुल्क में कम पैसा अंदर आ रहा होगा। और अगर एक कंट्री का इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इससे कंट्री के आउटफ्लोज बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज, दिस विल लीड टू अ करंट अकाउंट वर्सनिंग। और एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। अब आप ये भी तो देखो ना, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम हो रहा है तो इससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो एडी विल फॉल। तो बी इज द राइट आंसर। तो 29 का आंसर बी होगा, सही है। और एमसीक्यू नंबर 30 जो है वो उसने मार्किंग स्कीम से हटा दिया, आपने मुझे पहले ही बता दिया था, तो इट इज रिमूव्ड। सही है। अब आते हैं थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो थ्रेशोल्ड मैंने यहाँ खोला हुआ था पहले से ही, तो 23 पे ए है, 19 पे बी है, 16 पे सी है, 13 पे डी है, और 10 पे ई है, एंड बिलो 10 इज यू। और एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर मार्किंग आउट ऑफ 28 हो रही है, क्योंकि इस सवाल में 2 एमसीक्यूज तो थे ही नहीं, तो उस हिसाब से आप देखो। बेटा वो डिपेंड करता है कि किसकी ज्यादा वेटेज थी, और वेटेज अप्लाई होती है ना P2 P1 में, मतलब कौन सा अच्छा था कौन सा नहीं था। वेट ज्यादा तो P2 का होता है ऑब्वियसली।